हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकांक्षा द्विवेदी, बायोलॉजी फैकल्टी ऑफ एससीए धर्मशाला। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ये जो टॉपिक है आपका, ये है क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, एंड चैप्टर नंबर 6 है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब जैसे नाम है वहां पर चैप्टर का कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस जो नॉर्मली हमने इनहेरिटेंस पढ़ा है अभी तक। ठीक है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है? नॉर्मल ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, जैसे कि हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स के होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के होते हैं, तो वो जो कैरेक्टर्स हमारे अंदर आते हैं वो एक्चुअल में कुछ ना कुछ उनसे हमारे अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से वो कैरेक्टर्स हमारे अंदर डेवलप होते हैं एग्जैक्टली उन्हीं के जैसे। ठीक है, जैसे कैरेक्टर्स होते हैं, आपके आई का शेप होता है, ठीक है, आपका जो बॉडी कलर होता है, हेयर पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके कैरेक्टर्स हैं जो कि आपके ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, एंड हमें यही पता है कि जो ट्रांसफर हो रहे हैं कैरेक्टर्स, वो हो रहे हैं बिकॉज ऑफ जीन्स। ठीक है, कोई जीन है पर्टिकुलरली जो उस कैरेक्टर को कैरी करता है एंड वही ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, और वी कैन से फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमें पढ़ना क्या है कि वो जो जीन है, या फिर हम जीन कैसे प्रेजेंट होता है डीएनए में, तो हमें यहाँ पर डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है। हमें पढ़ना है डीएनए का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या होता है एंड किस तरीके से आपका डीएनए जो है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ यही पढ़ना है। तो अच्छा, यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए नहीं लिखा है, तो उसका भी एक रीजन है। न्यूक्लिक एसिड क्यों लिखा है? क्योंकि हमारी बॉडी में सिर्फ डीएनए ही न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। हमारी बॉडी में दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, एंड इनकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होगी, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो दोनों क्या है आपके, दोनों के नाम में न्यूक्लिक एसिड आ रहा है, इट मींस दोनों ही न्यूक्लिक एसिड होते हैं। इसीलिए जब भी हम बात करते हैं दोनों के साथ में एक साथ लेकर के, तो हम न्यूक्लिक एसिड जो है वो दोनों को रेफर करके बोलते हैं, हम एक नाम नहीं लेते। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर जो हमें बेसिकली देखना है कि डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बेसिक स्ट्रक्चर दोनों का सिमिलर होता है, लेकिन जब हम दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम इनमें डिफरेंसेस भी देखेंगे कि दोनों में एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, ओके, सो डीएनए इज डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब ये बनता किससे है, कि दोनों चीजें जो है वो आपकी बनती किससे है? ठीक है, तो ये होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या होते हैं ये? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दोनों के दोनों। इसका मतलब कई सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो मिलकर के पॉलीमर फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसको हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये क्या है आपका, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनता है। ठीक है, अब हमें देखना है व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड इज formed by combination of nucleoside plus phosphate group। ठीक है, हमने यहां पर लिखा है न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में क्या है, एक रिएक्शन है, कॉमन रिएक्शन, कि आपके जो, या फिर हम कहें रिलेशन है दोनों के बीच में, कि न्यूक्लियोटाइड मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। जब भी न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तो वो न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है, भाई न्यूक्लियोसाइड क्या है? ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड कुछ भी नहीं है, सिंपल, जब आपका पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ कंबाइन होता है तो बनाता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, बेसिकली हमें क्या पता चला कि डीएनए के अंदर मेनली तीन चीजें होती हैं, डीएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मेनली तीन चीजें होती हैं, वन इज पेंटोज शुगर, सेकंड इज नाइट्रोजन बेस एंड थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, लेकिन सिर्फ जब आपके पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए होंगे तो हम सिर्फ उन दोनों को हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, एंड जब उसमें आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तब हम उसको कहने लगेंगे क्या, न्यूक्लियोटाइड। और जब डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे तब हम उसको कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एंड बस सिंपल आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, अब हमें बात करनी है पेंटोज शुगर यहाँ पर कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पर जो पेंटोज शुगर होती है दैट इज राइबोज
एंड डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, जैसे नाम यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इट मीन्स वहां पर डीऑक्सीराइबोज होगा। एंड यहाँ पर है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इट मीन्स यहाँ पर राइबोज होगा। ठीक है, तो दो टाइप के पेंटोज शुगर होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स में। आरएनए में होता है राइबोज एंड डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज। स्ट्रक्चर की बात करें अगर इनके, तो राइबोज जो है आपका 5 कार्बन शुगर है, हम इसको पेंटोज शुगर बोल रहे हैं, इट मीन्स 5 कार्बन शुगर है ये। ठीक है, तो यहाँ 5 कार्बन होंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन जो है यहाँ पर इस तरीके से CH2OH के साथ बाइंड होगा। ओके, तो फर्स्ट कार्बन है वहां पर H एंड OH प्रेजेंट होगा, सेकेंड कार्बन पर भी H एंड OH, थर्ड पर भी H एंड OH एंड फोर्थ पर आपका CH2OH एंड H। ये जो है ये आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रक्चर है ये आपका है राइबोज का, जो कि आरएनए में प्रेजेंट होता है। अब डीऑक्सीराइबोज में क्या डिफरेंस होता है इससे, ये भी पेंटोज शुगर है, यहां भी आपके 5 कार्बन होंगे जस्ट लाइक राइबोज। ठीक है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वन विथ CH2OH। ठीक है, दिस इज द फिफ्थ कार्बन। ओके, फर्स्ट कार्बन पर यहां पर भी H एंड OH होगा, सेकेंड कार्बन पर होगा H एंड H और थर्ड पर होगा H एंड OH एंड फोर्थ पर H एंड CH2OH। ठीक है, तो इन दोनों में हम देखें तो यहाँ पर डिफरेंस हमें क्या नजर आ रहा है, सेकेंड नंबर कार्बन पर। ठीक है, सेकेंड नंबर कार्बन पर क्या है आपका, एक ऑक्सीजन एब्सेंट है, इसी वजह से इसको नाम दिया गया है डीऑक्सी। डी का मतलब एब्सेंट, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है, राइबोज में एंड डीऑक्सीराइबोज में क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है आपका सेकेंड नंबर कार्बन पर एक ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, ये आप दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही रीजन है, अभी हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की आगे चल करके कि डीएनए और आरएनए में स्टेबल कौन सा ज्यादा होता है। तो उसका एक रीजन ये भी हो जाएगा क्योंकि इसके पास एज कंपेयर टू डीऑक्सीराइबोज ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसकी वजह से आरएनए इज लेस स्टेबल देन डीएनए। ठीक है, एक रीजन ये भी होगा, इसके अलावा और भी रीजन होंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज जो कि पेंटोज शुगर होते हैं। देन सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन बेस। ठीक है, नाइट्रोजन बेसेस जो होते हैं ये आपके दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। ठीक है, अब दो टाइप के नाइट्रोजन बेसेस होंगे। प्यूरिन्स आपके दो होते हैं, कौन कौन से, एडेनिन जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ग्वानिन। ठीक है, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। पिरिमिडिन आपके तीन होते हैं। ठीक है, वन इज साइटोसिन, सेकेंड इज थायमीन एंड थर्ड इज यूरेसिल। ओके, इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको टी से एंड इसको यू से। ओके, तो यहां पर क्या हो गया आपके प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स नाइट्रोजन बेसिस हो गए। अब क्या होता है, डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये चार आपके डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन एज इट इज रहेंगे, साइटोसिन भी रहेगा, लेकिन थाइमिन की जगह वहां होता है यूरेसिल। ठीक है, तो ये भी आपका मेन डिफरेंस है कि डीएनए में आपका होता है थाइमिन एंड आरएनए में होता है यूरेसिल। ठीक है, डीएनए में यूरेसिल नहीं मिलेगा और आरएनए में थाइमिन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड डिफरेंस आपका डीएनए और आरएनए में क्या हो गया, थाइमिन एंड यूरेसिल का। ठीक है, तो बेसिकली आपके नाइट्रोजन बेसिस होते हैं प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। जो प्यूरिन्स होते हैं दैट आर डायसाइक्लिक। ठीक है, अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, दिस इज डायसाइक्लिक। ठीक है, एंड पिरिमिडिन का होता है मोनोसाइक्लिक। ठीक है, अब आप कहोगे तो बेंजीन रिंग है, इसको हम नाइट्रोजन बेस क्यों कर रहे हैं, तो भाई सिंपल से रीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कार्बन की जगह पर कहीं कहीं पर नाइट्रोजन एज अ बेस प्रेजेंट है। लाइक अगर यहाँ पर आपका नाइट्रोजन हो सकता है, यहाँ पर नाइट्रोजन हो सकता है,
यहाँ नाइट्रोजन हो सकता है, यहाँ पर नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली बेंजीन रिंग में क्या होते हैं, कार्बन प्रेजेंट होते हैं हर जगह पे, यहाँ पर आपके नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी होगा एज इट इज, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, इसको कहा जाता है नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। तो ये हो गया आपके नाइट्रोजन बेसिस। एंड ये चीज हमेशा याद रखनी है कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन आपके डीएनए में होते हैं, एंड एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल आपके आरएनए में होते हैं, ठीक है। तो सेकंड हो गया आपका नाइट्रोजन बेस, दोनों में डिफरेंस भी हो गया, ये आपका डाइसाइक्लिक होता है, ये होता है मोनोसाइक्लिक, ओके। देन थर्ड वन इज द फॉस्फेट। अगर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो आपका बनाएगा न्यूक्लियोसाइड, एंड अगर थर्ड आपका जुड़ेगा फॉस्फेट तो वो बन जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये एक्चुअल में होता है फॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड। हम इसको न्यूक्लिक एसिड कह रहे हैं, इट मींस ये एसिडिक इन नेचर है, एंड ये कैसा है आपका जो है नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाला है, ठीक है। तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, या फिर ये हम कहें कि एसिडिक जो नेचर आ रहा है न्यूक्लिक एसिड्स में, ये आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड ही आपका रीजन है इसका एसिडिक बिहेवियर के लिए, ठीक है। तो फॉस्फोरिक एसिड का भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। फॉस्फेट होता है, फॉस्फोरस होता है बीच में, देन डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड सिंपली आप H को हटाकर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी ऐड कर सकते हैं। दोनों स्ट्रक्चर आपके एग्जैक्टली मतलब से इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये फॉस्फोरिक एसिड है। तो बेसिकली हमने क्या देख लिया, न्यूक्लियोटाइड के 3 कॉम्पोजिशन हमने देख लिए। फर्स्ट इज पेंटोज शुगर, जो कि 2 टाइप के होते हैं। नाइट्रोजन बेसिस, ये भी 2 टाइप के होते हैं, जिनमें भी आपके 4 डिफरेंट या फिर 5 होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक न्यूक्लिक एसिड में 4 ही पाए जाते हैं। एंड थर्ड वन इज द फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि ये किस तरीके से कंबाइन होकर के न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करते हैं, ओके। तो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करने के लिए यहां पर क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस से कंबाइन करेगा, एंड देन आपका फॉस्फेट ग्रुप उसको ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो जैसे अगर आपका ये आपका है पेंटोज शुगर, हम यहाँ पर बना रहे हैं सिंपल शुगर, हम अभी मेंशन नहीं कर रहे हैं कि डीऑक्सीराइबोज है और राइबोज है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वन इज दिस, ओके। तो क्या होता है, हमेशा राइबोज या फिर पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से कौन जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन से आपका जुड़ेगा नाइट्रोजन बेस, ओके। नाइट्रोजन बेस जुड़ गया आकर के, हमेशा फर्स्ट कार्बन पर जुड़ेगा आपका नाइट्रोजन बेस। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। क्योंकि क्या हो गया है आपका पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस जो है आपस में कंबाइन हो चुके हैं, एंड ये बनेगा आपका न्यूक्लियोसाइड। तीसरी चीज क्या थी हमारी, फॉस्फेट ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप जो है हमेशा एक न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन पर जुड़ता है, ठीक है। 5th कार्बन पर कौन जुड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप। तो यहां पर 5th कार्बन पर कौन जुड़ जाएगा, आपका फॉस्फेट ग्रुप। जैसे ही आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा, देन ये पूरा एंटायर स्ट्रक्चर कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड, ओके। सिंपल सी चीज है, एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए हमें, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से हमेशा फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा, बनाएगा न्यूक्लियोसाइड, एंड फिर न्यूक्लियोसाइड में आपके पेंटोज शुगर के 5th कार्बन से कौन जुड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। जब ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आपका कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड का। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजन बेस एंड 5th कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। ये आपको याद होना चाहिए कि कौन से कार्बन पर क्या चीज जुड़ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, कि भाई इस तरीके से आपके डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड जो है मिलकर के किस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सपोज आपका यहां से बनाते हैं इसको,
ये आपका हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है एंड फिफ्थ कार्बन पर आपका जुड़ा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड हम यहां बना लेते हैं इसी के नीचे, फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजन बेस एंड फिफ्थ कार्बन पर जुड़ा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप। एक और बना लेते हैं, नाइट्रोजन बेस एंड फिफ्थ कार्बन पर जुड़ा हुआ है आपका फॉस्फेट ग्रुप। वन मोर, फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजन बेस एंड फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप। अब सपोज ये हमारे सेल के अंदर क्या है, आपके डीएनए में, सॉरी आपके न्यूक्लियस में ये डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं ये कंबाइन कैसे होंगे? ठीक है, इनको जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म करना है तो ये कैसे कंबाइन होंगे? तो क्या होगा, जब भी आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है तो हमेशा 5 प्राइम कार्बन एंड 3 प्राइम कार्बन के बीच में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, नॉर्मली एक न्यूक्लियोटाइड बनता है तब हमेशा फिफ्थ कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप लगेगा, लेकिन जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्म होना होता है तो आपका हमेशा क्या होता है, 3 कार्बन से फिफ्थ कार्बन जो है वो जुड़ता है। ठीक है, जैसे यहां पर आपका 3 कार्बन खाली है अभी यहाँ पे, तो जो नेक्स्ट जो सक्सेसिव आपका न्यूक्लियोटाइड है उसके फॉस्फेट से क्या हो जाएगा, 3 कार्बन, थर्ड कार्बन जो है वो ज्वाइन हो जाएगा। सिमिलर यहां पर भी होगा, थर्ड कार्बन से ज्वाइन यहां भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ये आपका क्या है, दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है आपका विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो कि थर्ड एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में बनता है। ठीक है, थर्ड और फिफ्थ कार्बन के बीच में फॉस्फेट ग्रुप लग जाएगा एंड इसको हम कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इस तरीके से आपका क्या हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है वो फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, अब आप लोगों ने कभी भी देखा होगा बुक्स में ये इस तरीके से डीएनए आरएनए को मेंशन करते हैं। तो अगर आरएनए है तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, अगर डीएनए भी है, हमने डीएनए भी देखा हुआ है कि एक स्ट्रैंड जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन कर रही है तो दूसरी स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन करेगी। डिफरेंट डिफरेंट पॉलरिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 प्राइम और 3 प्राइम का मतलब क्या है एग्जैक्टली? ठीक है, हमें पता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, सब कुछ हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली ये 5 प्राइम और 3 प्राइम का मतलब क्या है। तो यहाँ पर अभी देखते हैं 5 प्राइम 3 प्राइम का मतलब क्या है। जैसे यहाँ पर क्या है, आपका 5th नंबर कार्बन अभी फ्री है आगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा कार्बन फ्री है, थर्ड कार्बन फ्री है। ठीक है, तो जो कार्बन फ्री होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के लिए उसको हम उसी की पॉलरिटी से वहां पे काउंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपका 5th कार्बन फ्री है तो ये 5 प्राइम हो गया एंड यहाँ पर थर्ड कार्बन फ्री है, दिस इज 3 प्राइम। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया 5 प्राइम और 3 प्राइम का यहाँ पे मतलब क्या होता है। इस प्राइम का मतलब होता है कि आपका जैसे 5 प्राइम लिखा हुआ है तो वहां पर 5th नंबर का कार्बन जो है आपका पेंटोज शुगर का वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के लिए फ्री है एंड थर्ड नंबर का कार्बन जो है आपका नीचे वाले में जहां पर होगा वहां पर 3 प्राइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब अगर हम आरएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो सिंपली ये आपका आरएनए का स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, अगर आपका ये पेंटोज शुगर राइबोज है एंड यहाँ नाइट्रोजन बेसिस में यूरेसिल है, थाइमिन नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, आपका आरएनए का। लेकिन डीएनए का स्ट्रक्चर इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब डबल स्ट्रैंडेड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सामने दूसरी चेन बना देंगे, लेकिन वहां पर पॉलरिटी जो है दूसरी चेन की वो एग्जैक्टली रिवर्स होती है। लाइक अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन कर रहा है तो दूसरी वाली चेन को 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन करना पड़ेगा और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उल्टे उल्टे राइबोज बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजन बेस एंड आपका सेकेंड एंड थर्ड, यहाँ पर थर्ड कार्बन फ्री है एंड फिफ्थ जो है आपका कार्बन फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। एज इट इज यहाँ पर सेकेंड हम कार्बन न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, फर्स्ट कार्बन नाइट्रोजन बेस के साथ, सेकेंड थर्ड आपका भी फ्री है एंड फिफ्थ पर आपका क्या है,
5th कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो आगे की जो चेन, सामने वाली चेन बनेगी वो जस्ट रिवर्स बनेगी। क्यों? क्योंकि हमें वहां पे पोलैरिटी डिफरेंट दिखानी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम इसको पूरा नहीं बना रही हूं अभी, यहाँ पर क्या है, आपका 3rd कार्बन फ्री है, तो ये आपकी 3 प्राइम पोलैरिटी हो गई। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा तो कैसे बनेगा, आपका 5th कार्बन का जो फॉस्फेट ग्रुप है वो 3rd कार्बन से जुड़ जाएगा और यहाँ पर आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर सक्सेसिव आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनके बीच में इसी तरीके से फॉस्फेट बॉन्ड बनेगा। बस आपको याद ये रखना है कि सामने वाली चेन जो है वो जस्ट अपोजिट बनेगी, क्योंकि हमें वहां पर पोलैरिटी डिफरेंट दिखानी है। यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो यहाँ पर हमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिखानी पड़ेगी, इसीलिए हमें उसको उल्टा बनाना पड़ेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, हमेशा एडेनिन के साथ जुड़ता है थाइमिन विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड आपका साइटोसिन के साथ हमेशा जुड़ता है गुआनिन विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज हमेशा फिक्स है डीएनए के अंदर कि हमेशा एडेनिन से के साथ थाइमिन जुड़ेगा विद डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड साइटोसिन के साथ गुआनिन विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इट मींस अगर एडेनिन प्रेजेंट है सामने वाला थाइमिन ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, अगर साइटोसिन है तो सामने वाला गुआनिन ही होगा। ठीक है, ये चीज फिक्स्ड है। ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जिसमें हमने उसके बेसिकली कॉम्पोजिशन पढ़ लिए। ठीक है, कि कॉम्पोजिशन में है आपके हैं पेंटोज शुगर, टाइप्स ऑफ पेंटोज शुगर देख लिए, 2 टाइप के होते हैं। देन हमने नाइट्रोजन बेसेस देख लिए डिफरेंट टाइप्स के, एंड हमने फॉस्फेट ग्रुप भी देख लिया। तीनों कंबाइन कैसे होते हैं हमने वो भी देख लिया। इट मींस न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, एंड डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स आपके किस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं हमने वो भी देख लिया। ठीक है, तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए देख लिया एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए भी देख लिया। ठीक है, तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका वाटसन एंड क्रिक मॉडल, जो आपका इसी स्ट्रक्चर के बेस पर दिया गया है।